अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है सम प्लांट फाइबर्स। इसमें सबसे पहले हम कॉटन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने सभी ने घरों में दिया जलते हुए ज़रूर देखा होगा। उस दिए को जलाने के लिए जो हम बाती का इस्तेमाल करते हैं वो कॉटन की बनी होती है ना। अगर आप उस कॉटन को लेकर बड़े ही ध्यान से उसको अलग अलग करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे वो बहुत ही छोटे छोटे फाइबर्स से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो फाइबर्स हैं ये हमारे पास कहाँ से आते हैं? ये हमारे पास आते हैं कॉटन के पेड़ से। ठीक है। अभी जो कॉटन का पेड़ है ये सिर्फ एक प्लांट नहीं लगाते हैं, ये बड़े बड़े खेतों में लगाया जाता है ना। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉटन की खेती कहाँ पर होती है और इसके बाद हम इनमें से कॉटन को अलग कैसे करते हैं। तो कॉटन के प्लांट्स को उगने के लिए ब्लैक सॉइल, ठीक है, काली मिट्टी और वार्म क्लाइमेट, मतलब थोड़ा गर्म मौसम, है ना। गर्म मौसम और ब्लैक सॉइल जहां पर होगी वहां पर कॉटन का प्लांट बड़ी इजीली उगाया जा सकता है। वैसे हम अपने घरों में भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर इसकी खेती करनी हो तो हमें ये दो कंडीशंस जरूरी हैं। ठीक है, जैसे कि यहां लिखा हुआ है ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ओके। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैन यू नेम सम स्टेट्स इन ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, तो हमारे इंडिया के लगभग इतने एरिया में कॉटन बड़ी अच्छी तरह उगाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ स्टेट्स आ गए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटक। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉटन की खेती बहुत की जाती है। ओके। अब कॉटन की खेती जब हम करते हैं उसके बाद जब फसल पक जाती है तो उसके ऊपर नींबू के आकार के लगभग एक लेमन के जितने फ्रूट्स लगते हैं, और वो फ्रूट्स जो होते हैं वो जब बर्स्ट होते हैं, एक्चुअली फ्रूट्स बर्स्ट कब होते हैं? जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं। तो जब ये कॉटन की जो बॉल्स हैं ये पूरी तरह पक जाती हैं तो ये बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और इनके अंदर से कॉटन हमको दिखाई देने लगती है। जब पूरे का पूरा खेत जो कॉटन का है उन सबके जो फ्रूट्स हैं वो जब बर्स्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी सफ़ेद चादर को देख रहे हैं। इट लुक्स लाइक दैट कि पूरे खेत में थोड़ी थोड़ी सफ़ेद चादर बिछी हुई है। ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, जब हमारे पास कॉटन की बॉल्स आ जाती हैं तो उन कॉटन की बॉल्स में से हम रुई को अलग करना स्टार्ट करते हैं। अब रुई को अलग कैसे करेंगे? जो कॉटन की बॉल, जो हमारे पास कॉटन का फ्रूट है, हम उसको प्लक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर उनके अंदर से रुई को यानी कॉटन को अलग किया जाता है। जब हम उसको अलग करते हैं तो उसके अंदर उस कॉटन के सीड्स भी होते हैं। उन सीड्स को हम रुई से धीरे धीरे स्लोली अलग करते हैं। पहले ये काम मशीन्स के द्वारा नहीं किया जाता था, हाथों से करना पड़ता था, और उस प्रोसेस को हम कहते थे गिनिंग। आजकल ये गिनिंग मशीन्स के द्वारा की जाती है। ठीक है। पहले क्या करते थे? हाथों से, जैसा कि इसमें एक व्यक्ति कर रहा है, कॉटन से बीज को अलग कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ओके। सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन बॉल्स, separating seeds from the cotton balls is called ginning. ओके। ये पहले हाथों से करते थे, आजकल ये मशीन्स से की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्लांट है वो है जूट। ठीक है, जूट से भी हम फाइबर्स प्राप्त कर सकते हैं।
अब जूट जो प्लांट होता है, इसके फ्रूट से नहीं, इसकी जो छाल होती है, बार्क, आउटर जो इसका पोर्शन होता है, उससे हम फाइबर्स प्राप्त करते हैं। ये ज्यादातर, ये कॉटन से ठीक ऑपोजिट है, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा रेनी सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। किसकी जरूरत होती है? रेनी सीजन की। अब यहां पर कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, जहां पर जूट की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। तो जैसे हमने पहले कॉटन के बारे में जिक्र किया था, अब हम देखते हैं, मान लीजिए ये एक इंडिया है और हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो इधर का पोर्शन है, इसमें नीचे के भी कुछ स्टेट्स आ जाते हैं और ईस्ट साइड के भी कुछ स्टेट्स आ जाते हैं, वहां पर जूट की खेती की जाती है। अब करते कैसे हैं? जब जूट का प्लांट बड़ा होता है और जब उसमें फूल निकलने लगते हैं, उस टाइम पर उसकी स्टेम्स को हम काट के रख लेते हैं, ठीक है। स्टेम्स को काट के हम उसको पानी में डुबा देते हैं। पानी में डुबाने से क्या होगा? उसकी जो बार्क होती है, उसकी जो छाल होती है, वो स्टेम से धीरे धीरे अलग होने लगती है और बाद में हम उसकी बार्क को बड़ी ही इजीली, बहुत ही आसानी से स्टेम से अलग कर लेते हैं। ओके, इस तरह से जूट के फाइबर्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिनमें हम फाइबर्स से धागे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धागे। इसी प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ओके, इस स्पिनिंग को करने के लिए आजकल तो मशीन्स हैं। मशीन से पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास दो चीजें थी। एक तो ये जो आपको दिख रही है, इसको कहते हैं तकली। क्या कहते हैं? तकली। इसका नाम लिखा हुआ है TAKLI, यहां पर इसका नाम लिखा गया है तकली। ये तकली लिखा हुआ और ये तकली की पिक्चर बनी हुई है। इस तरह से एक औजार होता था जिसके ऊपर हम फाइबर्स, ये आपको थोड़ा सा एरिया दिख रहा होगा जिसमें हम फाइबर को अटका के रोल करना शुरू करते थे और वो एक धागे के रूप में इसके ऊपर रोल होना शुरू हो जाता था। अब दूसरा हमारे पास क्या औजार था? दूसरा हमारे पास औजार था ये चरखा। ठीक है, चरखे के इस हैंड पे हम क्या करते थे? कॉटन को रख लेते थे और कॉटन से धीरे 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 धागा बनते हुए यहां आता था और यहां से वो इस चरखे के ऊपर चढ़ता रहता था। ठीक है, इस तरह से हम चरखे के इस्तेमाल से भी धागे बना सकते थे। ओके, हम एक बार फिर देख लेते हैं स्पिनिंग क्या है। धागा बनाना किससे? फाइबर्स से। ओके, जो छोटे छोटे फाइबर्स आ रहे हैं उससे जो धागे बनाने की प्रोसेस है उसी को हम स्पिनिंग कहते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है यार्न से फैब्रिक। अभी तक हमने पढ़ा कि फाइबर्स से धागा कैसे बन रहा है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि धागे से फैब्रिक कैसे बनाई जाती है।